बैटल थ्रू दी हेवंस के एक और मजेदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी स्टोरी में जियान को मैग्मा वर्ल्ड में दोबारा जाना पड़ता है क्योंकि सेंट्रल रीजन में जाने से पहले जियान अपनी पावर को एक बार फिर से इंक्रीज करना चाहता था, जिससे वहाँ पे उसके सर्वाइवल चांस बढ़ जाएं। इस मैग्मा वर्ल्ड में एंटर करने के बाद जियान के साथ कई स्ट्रेंज एनकाउंटर्स होते हैं। सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी फायर लेजर्ड रेस से जो कि ऊपर की दुनिया में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती थी। इनिशियली जियान उनसे फाइट कर पा रहा था, लेकिन इशू ये था कि उनके नंबर्स बिल्कुल कम नहीं होते हैं। इस वजह से जियान को उस व्हाइट कलर के बैरियर में प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। उस बैरियर के अंदर जियान को मिलता है एक नरकंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटन, जिसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है एक फ्लेम, और वो फ्लेम और कोई नहीं बल्कि फॉलन हार्ट फ्लेम थी जो कि जियान भी पोजेस करता था। तभी अचानक उन हड्डियों में से एक सोल बॉडी बाहर आती है जो कि थी काफी पुराने दोजन लेवल के पावर हाउस की, जिनका नाम था टियान हुओ जुंजे। थोड़ी सी बातचीत के बाद जियान दोबारा से ऊपर आने का डिसीजन लेता है, लेकिन वो ऊपर आ ही रहा था तभी अचानक से वो एक एक्टिविटी फील करता है, और ये एक्टिविटी हो रही थी सीधी एंशिएंट तोशे जेड में। इस चेंज को फील करके जियान के दिल में एक बहुत ही बड़ी वेव क्रिएट हो गई थी, लेकिन हम उसके फेस पे कोई भी चेंजेस को नहीं देख सकते हैं। वो एक गहरी सांस लेने के साथ इस तोशे एंशिएंट जेड को रब करता है, जिसने काफी टाइम से कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई थी। अभी हम उस व्हाइट कलर के जेड पीस में हल्की सी रेडनेस को आते हुए देखते हैं। क्लियरली ये चेंज इस मैग्मा वर्ल्ड की वजह से आया था, और भी ज्यादा एक्यूरेट तरीके से बोला जाए तो ये बदलाव कुछ ऐसी चीज की वजह से आया था जो इस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे एग्जिस्ट करती है। इस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे कोई ऐसा एग्जिस्टेंस है जो इस तोशे एंशिएंट जेड से रिलेटेड है, और इस बात को लेके अब तो जियान 80 से 90% कॉन्फिडेंट हो गया था। और जब जियान दोबारा से याद करता है कि उसने जूनर से क्या कहा था, तो फिर उसका खून भी दोबारा से खोलने लगा था। आखिरकार ये तोशे एंशिएंट जेड एक दोदी के द्वारा छोड़ा गया है, और एक दोदी एक्सपर्ट इस दुनिया के पीक पे खड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति जिसने इस तरीके की स्ट्रेंथ को पोजेस किया हो, जियान ने ऐसे किसी इंसान को अभी तक विटनेस नहीं किया था, लेकिन जियान हल्के से ये चीजें गैस कर पा रहा था कि ऐसे एक्सपर्ट के एक इशारे पे दुनिया अपना रंग बदल देगी। तो फिर एक एलाइट दोदी के द्वारा छोड़ी हुई कोई भी चीज इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में तहलका मचाने के लिए काफी है। ऑफ कोर्स वो चीज अपनी कुछ इंपोर्टेंस भी पोजेस करती हो। अगर इसे सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर जियान दोदी के द्वारा छोड़े हुए इस आइटम को पा लेता है तो वो डेफिनेटली हॉल ऑफ सोल के अगेंस्ट कंटेंट करने की पावर पोजेस करेगा, और ये पॉइंट जियान के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। हम अभी जियान को इस मैग्मा में स्विम करते हुए देख सकते हैं। जब उसका ध्यान पीछे जाता है तो उसे दिखाई देती है एक डार्कनेस। साथ ही में इस बॉटमलेस मैग्मा वर्ल्ड की वजह से जियान को भी एक डीप फियर फील हो रहा था। उसके दिमाग में ये इंट्यूशन आ चुका था कि ये जगह तोशे एंशिएंट जेड फ्रैगमेंट से रिलेटेड हो सकती है। खैर ये सब बातें उसके दिमाग में कुछ समय तक चलती रहती हैं। जियान अपनी इस कंडीशन से ग्रेजुअली रिकवर होता है। अभी जियान के मन में इस मैग्मा वर्ल्ड को लेकर कई सवाल थे, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो जानता था कि अगर वो नीचे और जाता है तो फिर तोशे एंशिएंट जेड से रिलेटेड और भी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन जब जियान का सामना फायर लेजर्ड रेस से थोड़ी सी गहराई पे होता है तो वो ये समझ गया था कि नीचे और भी बड़े खतरे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जिनसे डील करना उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी जियान की सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी में अपने फादर और मास्टर को रेस्क्यू करना था, जिसकी प्री कंडीशन होती है कि उसे जिंदा रहना है। ऑफ कोर्स जियान ने पास्ट में ऐसे कई काम करे थे जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई थी, फिर भी उसने अपनी एक बॉटम लाइन को हमेशा मेंटेन किया है। अगर वो मुड़ के दोबारा से नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर जियान के पास एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो वहाँ से वापस जिंदा आ सके। आखिर अब वो यूथ नहीं रहा है जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करता था। वो अच्छे से जानता था कि अभी किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। और दूसरी बात यह है कि वो तोशे एंशिएंट जेड ही वो चाबी थी जिसे तोशे एंशिएंट गॉड ने पीछे छोड़ा था, और अगर तोशे एंशिएंट जेड से रिलेटेड कुछ भी चीज नीचे एग्जिस्ट करती भी है तब ये जानता था कि उसके हाथ में जेड फ्रैगमेंट एक पूरी चाबी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर अगर जियान को वो तोशे एंशिएंट गॉड के द्वारा छोड़ा हुआ खजाना मिल भी जाता है तभी जियान उसे बिल्कुल भी ऑब्टेन नहीं कर सकता। अभी जियान अपनी स्ट्रेंथ के साथ उन फायर लेजर्ड रेस से भी फाइट नहीं कर पा रहा था। तो फिर आखिर वो उस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस से कैसे डील करता जिससे हो टियान जुंजे की भी फटी पड़ी थी। तो फिर ये बात तो क्लियर थी कि जियान को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। साथ ही में अगर बात वहाँ पे उसकी जान पे आ गई तो फिर इस प्राइस को तो जियान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और इन सारे के सारे ख्यालों ने जियान के दिल को थोड़ा सा शांत कर दिया था। वो अपनी दांती मीस के उस तोशे एंशिएंट जेड को दोबारा से अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है। इस समय जियान की बॉडी में टियान हुओ जुंजे की सोल भी एग्जिस्ट करती थी, और आखिरकार वो उसके मास्टर यालाओ नहीं थे, जिससे जियान उनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर पाए। स्पेशली ये तोशे एंशिएंट जेड जो कि दोजन लेवल के फाइटर्स में भी कोलाहल मचा सकता है। तो फिर आखिर वो इसकी इन्फॉर्मेशन को इतनी आसानी से लीक कैसे होने दे सकता था। इस वजह से जियान इस राज को अपने दिल में ही दबा देता है। जब भी वो फ्यूचर में एक जेन्युइन स्ट्रेंथ को पोजेस करेगा तब वो इस मैग्मा वर्ल्ड में ओपनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ सकता है, लेकिन वो समय अभी बिल्कुल नहीं है। जियान को इस सीक्रेट को अकेले ही गार्ड करना पड़ेगा। अगर इसकी न्यूज किसी भी तरीके से फैल जाती है तो फिर जियान अकेडमी में दोबारा से पीस कभी वापस नहीं लौटने वाली। जियान अपने एक्साइटमेंट को सप्रेस करके अपने हाथों से एक इशारा करता है जिससे हम उसकी
उसकी बॉडी से काफी अमाउंट में दुकी को बाहर आते हुए देखते हैं। साथ ही में टियान हु जुन्जे जो कि जियान के ऑरे को सप्रेस कर रहे थे। इस वजह से बिना किसी फियर के जियान की स्पीड और भी काफी तेजी से इंक्रीज हो जाती है। उसकी ये जर्नी अभी तक काफी ज्यादा स्मूथ रही थी। वो एरिया जहाँ पे वो फायर लेजेंड लोग एग्जिस्ट करते थे, जियान करीब 10 मिनट में उससे बाहर आ चुका था और अब उसके चारों तरफ टेम्परेचर और प्रेशर भी काफी ज्यादा वीक हो गया था। क्लियरली वो सरफेस के और भी ज्यादा पास आता जा रहा था। इस फैक्ट को जान के जियान काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है। एक बार ऊपर ध्यान से देखने के बाद जियान का ध्यान जाता है पीछे की तरफ, जहाँ से वो भी वापस आ रहा है। जियान बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि मैं दोबारा से वापस आऊंगा। इसके बाद हमें सुनाई देता है एक स्प्लैश वाला साउंड। मैग्मा सी की वो क्वाइट सरफेस जिसमें काफी समय से कोई भी हलचल नहीं हुई थी, वहाँ पे इसी साउंड के साथ एक बड़ा सा बबल क्रिएट होता है। इमीडिएटली हम एक ह्यूमन फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी ग्रीन कलर की फ्लेम से कवर्ड थी और अब वो मैग्मा से बाहर आके हवा में फ्लोट करने लगा था। मौत को छू के टक से वापस आने की वजह से जियान के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। हम उसे अपने चेहरे पे से पसीने को पहुंचते हुए देखते हैं। वो कहता है मैं फाइनली इस भयानक सी जगह से वापस आ गया हूँ। मैग्मा वर्ल्ड का यह एक्सप्लोरेशन जियान के लिए काफी ज्यादा रिस्की रहा था, लेकिन जो रिवॉर्ड्स उसे मिले थे वो इस रिस्क के बिल्कुल वर्थ इट थे, क्योंकि जियान ने स्काई की टावर की फॉलन हार्ट फ्लेम की प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं किया था, बल्कि उसने एक ऐसी फायर कंट्रोल स्किल को ऑब्टेन किया है जिसकी जियान अगर फुल मास्टरी कर लेता है तो वो सीधा टियान क्लास की 2 टेक्निक से कंपेरेबल है। ऑफ कोर्स जियान के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट था कि उसे दोबारा से एक दोजन लेवल के एक्सपर्ट की सोल की हेल्प मिल गई थी। अगर वो टियान हु जुन्जे की सोल को रिपेयर करने में हेल्प कर देता है तो फिर फ्यूचर में उसके पास एक दोजन लेवल के एक्सपर्ट का साथ होगा। और सच में एक दोजन लेवल की स्ट्रेंथ को पोजेस करना जियान के लिए काफी दूर की बात थी। भले टियान हु जुन्जे उसके साथ बस 1 साल के लिए रहने वाले थे, लेकिन वो टाइम जियान के लिए बिल्कुल सफिशिएंट था। अभी वो अपने हाथ में वो स्नो व्हाइट कलर की स्टोरी रिंग को काफी ध्यान से देख रहा था, जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रही थी। ये जियान को काफी स्मूथ और स्लीक फीलिंग देती थी। पुराने समय में कहा जाता था एक जेंटलमैन एक जेड की तरह होता है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे इंसान के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो हम काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। इस स्टोरी रिंग को देख के जियान दोबारा से नॉस्टैल्जिक फील करने लगा था। वो याद करता है कि वो कैसे अपने मास्टर याओलाओ से मिला था। हम उसकी उंगलियों के उसके फोरहेड की फायर सील की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ से एक वार्म सेंसेशन रिलीज हो रही थी। जियान एक हल्की आवाज में कहता है कि हॉल ऑफ सोल तुम लोग बस थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि जब हमारी मुलाकात होगी तो फिर हमारे नए और पुराने सारे मामलों को एक साथ सेटल किया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्नो व्हाइट स्टोरी रिंग को, जहाँ से एक व्हाइट रोब में इल्यूजनरी फिगर बाहर आता है। आसपास के माउंटेन्स वगैरह को देख के टियान जुन्जे कहते हैं कि फाइनली मैं उस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आ चुका हूँ। इस चीज का मैंने कई सालों से इंतजार किया था। जियान भी एक स्माइल के साथ एक इशारा करता है, जिससे हम काफी तेजी से एक ब्लैक फिगर को जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और ऑफ कोर्स वो थी उसकी हैवी जुआन रूलर। अभी हम टियान जुन्जे के फेस पे काफी ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। वो जियान की तरफ देख के काफी सोलम तरीके से बोलते हैं कि जियान मेरी सोल अभी काफी ज्यादा वीक है और इसका ये स्टेट कुछ लंबे समय तक मेंटेन नहीं हो सकता है, तो फिर मैं अपनी स्पिरिट को रिपेयर करने का मैटर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम्हें ये याद रखना होगा कि मेरी ये सोल बॉडी बस कुछ ही समय तक एग्जिस्ट करेगी, इस वजह से तुम्हें इस रिमेनिंग टाइम का अच्छे तरीके से यूज करना होगा। इस बात को सुन के जियान भी एक नोड के साथ रिप्लाई करता है कि ओल्ड मिस्टर आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी की काइंडनेस को याद न रखे। ऑफ कोर्स जियान की इस बात में उसका काफी ज्यादा फायदा छुपा हुआ था, क्योंकि वो कुछ ही समय बाद सेंट्रल प्लेन्स के लिए ट्रेवल करने वाला है, और अगर वो सेंट्रल प्लेन्स जैसी जगह पे अच्छे से सर्वाइव करना चाहता है तो उसे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि वो स्ट्रेंथ उससे ओरिजिनेट हो रही है या फिर उसकी सराउंडिंग से। अगर वो टियान जुन्जे की सोल को जल्दी से रिपेयर कर पाता है तो फिर उसकी जर्नी में उसके पास एक एडिशनल हेल्पर होगा। तो फिर इस पूरे मैटर में जियान का बस फायदा ही फायदा था। उसकी ये बात सुन के टियान जुन्जे भी एक सेटिस्फेक्शन के साथ नोड करते हैं। वो एक धीमी सी आवाज में कहते हैं कि जब भी तुम इस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करो तो तुम इससे रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हो। मैं इससे संबंधित किसी भी जानकारी को तुमसे नहीं छुपाऊंगा। और जियान भी इसी बात का इंतजार भी कर रहा था। वो अपने दोनों हाथ कप करके कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको पहले से ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जियान के इस पोलाइट एटीट्यूड को देख के टियान जुन्जे भी अपने हाथ को वेव करते हैं। शायद टियान जुन्जे ने स्पेशल स्ट्रेंथ का ज्यादा यूज कर लिया था, क्योंकि अब उनकी वो सोल बॉडी काफी ज्यादा इल्यूजनरी हो गई थी और इस मैटर को लेके वो भी काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करते थे। हम दोबारा से उनकी सोल बॉडी को व्हाइट लाइट में चेंज होकर उस स्टोरी रिंग में जाते हुए देखते हैं। जब टियान जुन्जे का मैटर पूरी तरीके से सेटल हो जाता है तो फिर जियान भी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा था, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है उस ब्लेजिंग स्काई की टावर के डीप होल की तरफ। पर जियान की बॉडी वहां से बिल्कुल भी मूव नहीं करती। अभी वो काफी ज्यादा हेजिटेशन में था। क्लियरली वो फील कर पा रहा था कि वो 6 स्टार 2 हुआंग के काफी ज्यादा क्लोज है। जियान के एस्टिमेशन के हिसाब से ये उस फायर वीड का इफेक्ट है, जिससे वो 5 से 6 स्टार 2 हुआंग के गैप को 1 महीने में क्रॉस कर पाया है। भले ये मैग्मा वर्ल्ड काफी ज्यादा छुपे हुए खतरों से भरा हो, पर एक्चुअली में जियान के लिए तो ये किसी तरीके का ट्रेनिंग ट्रेजर था। और अब सेंट्रल प्लेन्स जाने का टाइम भी काफी ज्यादा क्लोज आता जा रहा है। इस वजह से बचे हुए टाइम का जियान को अच्छे से यूज करना
था। अगर जियान उस पिल टावर की पिल गैदरिंग तक पहुंचना चाहता था जहाँ पे इस द्वीपी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट इकट्ठे होते हैं, तो फिर जियान को काफी ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स वहाँ पे टॉप स्पॉट को सिक्योर करना तो दूसरे लेवल की बात हो जाती है। इसी ख्याल के साथ जियान ने भी अपना मन बना लिया था। हम उसे बिना किसी हेजिटेशन के उस माउंटेन केव में जाते हुए देखते हैं जिसे एक काफी बड़ी रॉक ने कवर कर रखा था। अगर कोई उसके पास भी जाता है तब भी उस हिडन केव को डिस्कवर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जियान ने इस केव के आसपास कई हिडन ट्रैप्स को भी छिपा के रखा था, जिससे अगर कोई बिना बताए एंटर करता है तो फिर जियान उस एक्टिविटी को तुरंत ही सेंस कर लेगा। उसकी इस मैग्मा वर्ल्ड की जर्नी में उसे कई सारे फायर वीड्स को इकट्ठा करने का मौका मिला था, जो कि उसके इस ट्रेनिंग पीरियड में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले थे। और मोस्ट प्रोबेबली जियान इनकी हेल्प से 6 स्टार द हुआंग में एंटर भी कर जाएगा। इस वजह से जियान अच्छे से इंश्योर कर रहा था कि उसे कोई भी इंटरप्ट न करे। पूरा मामला सेट होने के बाद वो एक क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाता है। हम उसके फेस पे काफी ज्यादा सॉलमनेस को देख सकते हैं, क्योंकि इस बार उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी कम समय मिलने वाला है। और अब जियान के इसी एक्शन के साथ ये मैग्मा वर्ल्ड फिर से साइलेंट मोड पे चला गया था। कुछ समय के लिए यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल दिखाई नहीं देती और देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है। खासकर उन सो कॉल्ड फायर वीड्स की वजह से जियान की प्रोग्रेस काफी ज्यादा क्विक रही थी। जब उसने करीब 50 से ज्यादा फायर वीड्स को सॉलो करके उन्हें रिफाइन किया था, तो जियान ये फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी के द्वीपी वेसल का साइज थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है। इससे जियान की बॉडी में एक स्वेलिंग वाली फीलिंग आ रही थी। वो इस सिचुएशन से क्लियरली समझ पा रहा था कि वो 5 स्टार द हुआंग के पीक पे पहुंच चुका है। जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सक्सेसफुली 6 स्टार द हुआंग में इजिली ब्रेक थ्रू कर सकता है। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि अब उसकी इस तरीके की ट्रेनिंग कुछ ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहने वाली। भले ही ट्रेनिंग करते टाइम किसी को कोई मक्कारी नहीं देनी चाहिए, बट ज्यादा एंग्शियस होने का भी कोई फायदा नहीं होता। इसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर इस प्रोसेस को लगातार तुम करते रहते हो तो फिर तुम्हारा ट्रेनिंग कल्टीवेशन वापस भी जा सकता है। इस वजह से जियान ने भी अब लगातार दिन रात की वो प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था। इसकी जगह पे जियान ने जो 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर की इनिशियल मास्टरी कर रखी थी, अब वो इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाने का डिसीजन लेता है। इस रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए दोबारा से समय का निकलना शुरू हो जाता है। इस 2 टेक्निक को प्रैक्टिस करने के दौरान जियान ने अपनी द्वीपी की ट्रेनिंग बिल्कुल बंद कर दी थी और अब उसकी पूरी अटेंशन थी इस 2 टेक्निक के ऊपर। और इस रीजन की वजह से जियान इससे और भी ज्यादा फैमिलियर होता जा रहा था। धीरे धीरे जियान की सीखी हुई वो फ्लेम स्प्लिटिंग स्किल भी और भी ज्यादा एफिशिएंट होती जाती है। अब दोबारा से इसे प्रैक्टिस करते टाइम जियान इसे काफी ज्यादा स्मूथ और पावरफुल फील कर रहा था। सच में कई चीजों पे फोकस करने से अच्छा एक चीज पे फोकस किया जाए। जैसे जैसे जियान इस 2 टेक्निक के ऊपर और भी ज्यादा एफर्ट लगाता जाता है, अब जियान की 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक की अंडरस्टैंडिंग भी काफी ज्यादा डीप होती जा रही थी। जब भी वो इसे परफॉर्म करता था, अब उसके आसपास का डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था जिसे 2 जोन से नीचे कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। स्पेशली अब जियान की बॉडी में इस मेगा वर्ल्ड की कोई भी ड्रॉपलेट बिल्कुल टच नहीं कर पाती। कुछ यही फैक्ट इस स्क्रोल में बताया गया था। जब भी जियान को इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक से थोड़ा सा टाइम मिलता था, तब वो तियानजुनजे की 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता था। सच में ये चीज जियान के लिए काफी आई ओपनर का काम करती है। खैर हमें एक फायर कंट्रोलिंग टेक्निक के नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये टेक्निक फ्लेम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। स्पेशली जियान ने इस तरीके की टेक्निक को पहले कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया था। अभी जियान का फ्लेम कंट्रोल काफी सुपरफिशियल लेवल पे था, जो कि 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की कंट्रोलिंग एबिलिटी से काफी दूरी पे है। एटलीस्ट जियान को ये क्लियरली समझ में आ गया था कि ये फ्लेम कंट्रोलिंग मेथड ऑलरेडी उस लेवल पे है जहाँ पे हानफेंग रीच नहीं कर पाया है। जब जियान की और हानफेंग की फाइट हुई थी तो वो हानफेंग से हेवली फ्लेम के यूज में इसलिए पीछे नहीं रहा था क्योंकि जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की है। और जब वो इस 5 रिंग एक्सपेलिंग टेक्निक के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो ये क्लियरली समझ पा रहा था कि इससे पहले वो फ्लेम्स को काफी रॉ तरीके से यूज कर रहा था। ये जियान की अंडरस्टैंडिंग की एकदम न्यू टेरिटरी थी। स्पेशली इस टेक्निक में जो कंट्रोलिंग मेथड्स थे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली नहीं बल्कि इस तरीके से फ्लेम्स को कंट्रोल करने में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का काफी कम यूज होता है, जिससे कल्टीवेटर अपनी फ्लेम्स का एक्सट्रीम यूज कर सकता है। जब जियान इस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था तब तियानजुनजे अपने आप को बिल्कुल रिवील नहीं करते। लगता है जियान को सरफेस पे सक्सेसफुली लाने में उनकी स्ट्रेंथ का काफी ज्यादा यूज हो चुका था और इस एग्जॉस्शन की वजह से वो शायद ही बाहर आए हों। ऑफ कोर्स हाल फिलहाल जियान को इस चीज की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि भले ही जियान इस तरीके की फ्लेम कंट्रोलिंग टेक्निक से पहली बार मिल रहा हो, पर हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है जिसने सिर्फ खुद पे रिलाई करते हुए उस फ्राइटनिंग एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को क्रिएट किया है। जब जियान इस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को बढ़ता है तो वो कई कंट्रोलिंग मेथड्स को तो ऐसे ही समझ गया था। स्पेशली जियान की पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से एक ऑर्डिनरी इंसान में और जियान में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, जिससे वो अपने ग्रुप में मेडिसिनल रिफाइनिंग और फ्लेम कंट्रोल में हमेशा आगे रहा है। अब जियान को बिना किसी एक्सीडेंट के इस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए 10 दिन हो चुके थे। साथ ही में उसकी फ्लेम कंट्रोलिंग एबिलिटीज भी काफी मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। इन फ्लेम कंट्रोल मेथड्स को प्रैक्टिस करते करते धीरे से उसका एडवांसमेंट का समय भी आ जाता है। जब इस बार ये ब्रेक थ्रू की फीलिंग जियान के दिमाग में अपीयर होती
होती है तब वो इस फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की पहली वोल स्पिरिट का प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे ही उसकी सोल में से ये फीलिंग दोबारा से राइज होती है, जियान के हाथ में बन रही वो हैंड सील भी तुरंत ही स्कैटर हो जाती है। हम उसे फटाक से अपनी केव में वापस लौटते हुए देखते हैं। अब वो इस एम्प्टी केव में एक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गया था। अभी तक जियान ने जैसे तैसे करके उन अनयूजुअल रिपल्स को कंट्रोल करके रखा है। उसके एक ही इशारे पे करीब 10 फायर वीड्स उसके सामने अपीयर होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जियान अपनी आंखें बंद करके फटाक से हैंड सील्स को बनाना शुरू कर देता है। उसके हाथों से हैंड सील्स बनी हुई थी तभी आसपास का स्पेस फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। हम जियान की बॉडी से काफी ज्यादा हॉट वेव्स को बाहर आते हुए देखते हैं और वहीं पे उन फायर वीड्स की एनर्जी को भी ऐड कर दिया जाए तो उसे एक एनर्जी के वर्ल्ड पूल ने सराउंड कर लिया था और अब ये मैग्मा वर्ल्ड भी एक्सट्रीमली पावरफुल फायर एफिनिटी से भर चुका है, जिससे ऑफ कोर्स जियान का ये एडवांसमेंट काफी इजी होने वाला है क्योंकि उसके इस ब्रेक थ्रू के बीच में उसे एनर्जी की कमी की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोने पे सुहागे वाली बात ये थी कि जियान की पॉकेट में अभी काफी फायर बीड्स भी बचे हुए थे। अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तभी जियान फायर बीड्स का यूज करके सक्सेसफुली एडवांस कर लेगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है अब जियान की बॉडी में एंटर करने वाली वो फायर एफिनिटी की एनर्जी का अमाउंट भी काफी बढ़ चुका है। साथ ही में उसकी पूरी की पूरी स्किन काफी हॉट हो गई थी। हम उसकी बॉडी से एक व्हाइट फॉग को बाहर आते हुए देखते हैं। साथ ही में उसकी वेन्स इस तरीके से वेगल कर रही थी जो देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगती हैं। लगातार इतनी सारी एनर्जी की वजह से अब उसकी बॉडी भी धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जब भी वो कोई ब्रेक थ्रू करता था जियान की बॉडी एक छोटे से ट्रांसफॉर्मेशन में जाती थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके का एक्सपेंशन होता था, जैसे कि एक छोटा सा पॉन्ड एक बड़ी सी लेक में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। उसके शरीर की द्विकीय का अमाउंट भी कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही में जियान की वेन्स, बोन्स और मसल्स भी कई तरीके की स्ट्रेंथनिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती थी। जैसे जैसे जियान का एडवांसमेंट और भी ज्यादा हॉट स्टेज में एंटर करता है अब उसके आसपास की रिपल्स भी काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। एंड में जाकर ये पूरी की पूरी फायर की रेड एनर्जी से भर जाती है, जिसके सेंटर में जियान की बॉडी एक ब्लैक होल का काम कर रही थी क्योंकि ये काफी तेजी से एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी। ये एनर्जी का सोलिंग और रिफाइनिंग प्रोसेस करीब 2 दिन तक चलता रहता है, जिसके बाद फाइनली ये डेंस एनर्जी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने के साइंस शो करती है, जिससे जियान की बॉडी भी दिखाई देने लगी थी। और अब उसके एडवांसमेंट में 3 दिन हो चुके हैं। जब वो फाइनल एनर्जी का क्लस्टर जियान की बॉडी में एंटर करता है अचानक से ये माउंटेन केव एक साइलेंट मोड में चली जाती है। इस समय जियान का वो पावरफुल ऑरा भी पूरी तरीके से विड्रॉ हो चुका था। अब ये वो धरती पे बैठा हुआ एक ऐसा नॉर्मल सा प्रैक्टिशनर लग रहा था जो कि अपने अंदर किसी भी तरीके की द्विकी को पोजेस नहीं करता हो। अगर गलती से कोई थोड़े से ऑरे को सेंस भी कर लेता है तो फिर शायद वो ये सोचेगा कि जियान का एडवांसमेंट एक फेलियर रहा है, जिससे उसका कल्टीवेशन पार्ट भी थोड़ा सा डेविएट हो चुका है। इस गुफा का ये साइलेंट एटमोस्फियर करीब 1.5-2 घंटे के लिए लास्ट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं जियान की आंखों को धीरे से ओपन होते हुए, जो कि थोड़े से ब्राइट होने के अलावा कोई भी अलग साइन को शो नहीं कर रही थी। अगर यहाँ पे कोई जियान से फैमिलियर प्रेजेंट होता तो वो ये डिस्कवर करेगा कि जियान का ऑरा अब पहले से काफी हॉट और स्टेबल बन चुका है। अपने सामने फ्लोट कर रही उन फायर बीड्स को देख के जियान एक इशारा करता है, जिससे वो वापस स्टोरेज रिंग में स्टोर हो जाती हैं। वो इन्हें यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था, पर अच्छी बात है कि इन्हें यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जब वो अपनी बॉडी के उस ऑरे को सेंस करता है जो कि पिछली बार से कई गुना एक्सपेंड हो चुका है, हम उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाइड स्माइल को अपीयर होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके इस बार के ब्रेक थ्रू ने उसे सिर्फ एक रियल्म को क्रॉस करने के लिए अलाउ नहीं किया था, बल्कि उसकी 6 स्टार 2 हुआंग की पावर काफी हद तक स्टेबलाइज हो चुकी है। वो फील कर पा रहा था कि अब उसकी द्विकी भी काफी हॉट हो चुकी है। जियान जानता था कि ये सब यहाँ की एनर्जी की वजह से है। अच्छी बात यह है कि जियान के पास हेवली फ्लेम्स का प्रोटेक्शन है, जिससे वो इस एनर्जी के वॉलेंट इफेक्ट से बच जाता है। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है कि एडवांसमेंट की फीलिंग काफी वंडरफुल है। अब उसकी बॉडी एक इस तरीके के वॉल्केनो की तरह फील हो रही थी जो कि बस एक इशारे पे पूरी तरीके से इरप्ट होने के लिए तैयार है। जियान ने बस 2 मंथ के शॉर्ट टाइम में एक ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया था। अगर ये बात कहीं फैल जाती है तो शायद कई इलाइट दोस्तों फांसी लगा के आत्महत्या कर लें, क्योंकि एक इलीट 2 हुआंग को 1 साल से लेके कई सालें लग जाती हैं सिर्फ 1 स्टार एडवांसमेंट के लिए। वहीं पे ये प्रोसेस जियान ने बस 2 महीने के अंदर खत्म किया है। सच में इस तरीके का टैलेंट और लक बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है। हम जियान को अपने हाथों से एक फिस्ट को क्रिएट करते हुए देखते हैं, जिसे वो काफी फोर्स से आगे की तरफ घुमा देता है। तुरंत ही हम सामने के पत्थर में करीब 10 मीटर डीप होल को क्रिएट होते हुए देखते हैं। जैसे ही आसपास की डस्ट शांत होती है हम उस फिस्ट इम्प्रिंट के आसपास काफी क्रैक लाइंस को देख सकते हैं। क्लियरली जियान अपनी स्ट्रेंथ को पहले से काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि अब उसकी पूरी की पूरी द्विकी बस एक जगह पे फोकस थी, जिससे इसकी पावर और स्पीड काफी इंक्रीज हो जाती है। इस ताकत को फील करके जियान काफी खुश हो गया था। इससे पहले वो अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से टेस्ट कर पाए हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं, और अब उसका ध्यान जा चुका था उस ब्लेजिंग स्काई की टावर के होल की तरफ, जहाँ से उसे तेज हवाओं का साउंड सुनाई देता है। वो ये फील कर पा रहा था कि आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही है। कुछ इस समय के बाद जियान के सामने एक फिगर अपीयर होता है। इस ओल्ड फिगर को दोबारा देख के जियान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो एक क्लियर आवाज में कहता है कि फर्स्ट एल्डर आपका यहाँ आना आज कैसे हुआ। अब ये फिगर जियान के सामने हवा में सस्पेंडेड था। लगता है वो जियान के शरीर को काफी
काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। खैर ऑफ कोर्स ये हमारे एल्डर सूचियान ही थे। एल्डर सूचियान कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रहते हुए कितना टाइम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो गया हो। स्पेशली जिया और कई लोग मेरा लगातार दिमाग खराब कर रहे थे और मैं भी उनकी इस चिंता को बिल्कुल समझता हूँ। ये रीजन है मेरा नीचे आने का। एल्डर सूचियान की बात सुन के जियान भी हंसने लगा था। वो चुपचाप से स्नो व्हाइट रिंग को छुपा लेता है जिससे एल्डर सूचियान के ध्यान इसके ऊपर न जाए, क्योंकि जियान के लिए टियान जुंजे को सीक्रेट रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर और लोगों को इस बारे में मालूम पड़ जाता है तो फिर ये जियान के लिए काफी डिसएडवांटेज की बात हो सकती है। हालांकि वो फर्स्ट एल्डर सूचियान को काफी ट्रस्ट करता था, पर आखिरकार ये मैटर एक ऐसे एक्सपर्ट से रिलेटेड है जो कि एक समय पे एक एलीट दोजन लेवल पे था। तो फिर जितने कम लोगों को इसके बारे में पता लगता है उतना ही जियान के लिए बेनिफिशियल है। नेचुरली एल्डर सूचियान ने भी जियान के इन छोटे छोटे एक्शंस को नोटिस नहीं किया था। जब वो जियान के थोड़े से पास आके उसे ऑब्जर्व करते हैं तो फिर हम उनके फेस पे एक सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन को आते हुए देख सकते हैं। वो एक स्टंड आवाज में कहते हैं कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसका रिप्लाई करते हुए जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि कोइंसिडेंटली एल्डर सूचियान आप यहाँ पे आए उससे पहले मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुन के तो एल्डर सूचियान भी अपना सिर हिलाने लगे थे। वो कहते हैं लड़के सच में तो एक मॉन्स्टर ना कहा जाए तो आखिर क्या कहा जाए, क्योंकि जब मैं 2 होवांग क्लास में था तब मेरे फास्टेस्ट एडवांसमेंट के लिए मुझे 1 साल लगा था, जिससे अगर तुझसे कंपेयर किया जाए तो काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग बात है। एल्डर सूचियान जियान की ट्रेनिंग स्पीड को देख के काफी बड़ा ब्लो फील कर रहे थे। ये सुन के जियान भी अपना सिर खुजाने लगा था। जियान ने फायर लेजर्ड रेस और फायर वीड्स के बारे में एल्डर सूचियान को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि जियानन एकेडमी के लिए अच्छा होगा कि यहाँ पे कोई भी एंटर ना करे। आखिरकार इसके बॉटम में एक ऐसा सीक्रेट छिपा हुआ है जिसे जियान अपने दिल में हमेशा छिपा के रखना चाहता है, क्योंकि अगर गलती से वो सीक्रेट बाहर आ गया तो फिर ये द्विकी कंटेंट पूरी तरीके से हिल जाएगा। आखिरकार कोई भी चीज जो कि एक 2D से रिलेटेड है वो बड़े से बड़े एक्सपर्ट की नजरों को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। जियान फटाक से एक रोप को निकाल के फैन लेता है, जिसके बाद हम उस फ्लेम गैदरिंग पॉट को सामने अपीयर होते हुए देखते हैं। वो एक सीक्रेटिव स्माइल के साथ एल्डर सूचियान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर सूचियान देखो तो ये आखिर क्या है। इस फ्लेम गैदरिंग पॉट को देख के एल्डर सूचियान के फेस पे स्माइल आ गई थी। वो हंसते हुए कहते हैं क्या हुआ, तुमने इसमें हार्ट फ्लेम डाल दिया क्या? पर जैसे ही उनके हाथ ने स्पॉट को टच किया था हम उनके चेहरे को एकदम स्टिफ होते हुए देखते हैं, क्योंकि इसे टच करते ही उनके अंदर की हार्ट फ्लेम में रिएक्ट करने लगी थी। उनके चेहरे की स्टिफनेस थोड़े समय के लिए लास्ट करती है, तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आता है और अब इसी के साथ उनकी आंखों में एक डिसबिलीफ वाला एक्सप्रेशन आ गया था। वो जियान की तरफ देखते हुए एक डीप आवाज में कहते हैं क्या तुमने इसमें फॉलन हार्ट फ्लेम को डाल दिया है? जियान एक नोड करने के साथ कहता है कि बिल्कुल ये एक जेन्युइन फॉलन हार्ट फ्लेम है। एल्डर सूचियान उसकी ये बात सुन के एकदम गुस्सा हो गए थे। वो दांती मींचते हुए कहते हैं कि तू लड़के बिल्कुल भी अपना दिमाग यूज नहीं कर सकता क्या? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर फॉरेन हार्ट फ्लेम जियानन एकेडमी से एब्सेंट होती है तो इससे हम भी कई परेशानियों से बचेंगे, और खासकर तुमने इसे अच्छे से सबड्यू कर ही लिया था तो फिर इसे दोबारा से बाहर निकालने में तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अब इसी लेवल पे बने रहो। तो फिर बताओ तुम हॉल ऑफ सोल से इस तरीके से कैसे फाइट करोगे? एल्डर सूचियान के इस गुस्से को देख के जियान पूरी तरीके से स्टंड रह गया था। कुछ समय बाद जियान को समझ में आ जाता है। लगता है एल्डर सूचियान को ऐसा लगा है कि जियान ने ओरिजिनल फॉरेन हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया है। ये सोच के जियान भी हल्के से हंसने लगा था। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि फर्स्ट एल्डर लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हालांकि ये फॉरेन हार्ट फ्लेम ही है, लेकिन ये चीज जियानन एकेडमी की पुरानी वाली फ्लेम नहीं है। आखिर वो इतनी वीक कैसे हो सकती है? जब जियान के शब्द सूचियान के कानों तक जाते हैं तो वो थोड़े से स्टार्टल्ड हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब वो रिकवर होते हैं तो वो ये फील कर पा रहे थे कि इस फ्लेम गैदरिंग पॉट की फॉरेन हार्ट फ्लेम काफी वीक है। खासकर जो फॉरेन हार्ट फ्लेम ने पास्ट में हॉरर दिखाया है उससे ये तो बिल्कुल अलग ही लग रही है। वो एक कंफ्यूजन के साथ कहते हैं क्या मतलब ये पुरानी वाली फ्लेम नहीं है? अभी वो इस फ्लेम गैदरिंग पॉट को दोनों हाथों से पकड़ के काफी ध्यान से सोचते हैं। जैसे ही उन्हें कुछ याद आता है हम उनके चेहरे पे दोबारा से एक स्टंड एक्सप्रेशन को आते हुए देखते हैं, और अब उनकी आंखों से वो खुशी बिल्कुल छुपाई नहीं जा रही थी। वो कहते हैं तुम कह रही हो कि तुम्हें एक दूसरी फॉरेन हार्ट फ्लेम मिल गई है? जियान ये बात सुन के एक स्माइल के साथ नोड कर देता है। वो कहता है कि ये वाली फॉरेन हार्ट फ्लेम भी मुझे इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर ही मिली है, लेकिन अभी ये बिल्कुल बेबी फॉर्म में है। जब तक इनर एकेडमी के एल्डर्स इसे स्टेबल द्विकी प्रोवाइड करते हैं तो फिर डिसाइपल्स भी दोबारा से ब्लेजिंग स्काई की टावर में ट्रेन कर पाएंगे। जैसे जैसे समय आगे निकलता जाएगा ये फॉरेन हार्ट फ्लेम भी अपनी एक इंटेलिजेंस को पोजेस करेगी। उस समय ये डेफिनेटली इनर एकेडमी को रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि तब वो इस जगह को अपना घर मान चुकी होगी, और इस रीजन की वजह से ब्लेजिंग स्काई की टावर ही हमेशा ओपन रहेगा। जियान की पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर सूचियान एकदम फूले नहीं समा रहे थे। क्लियरली ब्लेजिंग स्काई की टावर दोबारा से ओपन होगा, इस बात को लेके वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो एक गहरी सी सांस लेने के बाद कहते हैं कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस मेगा वर्ल्ड में एक और फॉरेन हार्ट फ्लेम है जिसे हमारी हेडमास्टर ने भी डिस्कवर नहीं किया था। अब वो इस फ्लेम गैदरिंग पॉट को इस तरीके से होल्ड कर रहे थे जैसे वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हो। वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहते हैं कि ये टाइम तुम्हारे ऊपर काफी टफ रहा है बच्चे। तुमने एक मैच्योर्ड हेवली फ्लेम को लेके हमें एक इन्फेंट हेवली फ्लेम वापस करी है जो कि हमेशा इनर एकेडमी से काफी ओबीडियंट रहेगी, और अब इसकी वजह से तुम्हारे कंधे से सारे के सारे बोझ खत्म हो जाते हैं। अब तुम्हें फ्यूचर में बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है।
है। ये सुन के जियान भी स्माइल के साथ नोड कर देता है। अब वो सच में अंदर से काफी ज्यादा रिलीव्ड फील कर रहा था। आखिरकार इनर अकेडमी को लेके उसके अंदर काफी फीलिंग्स थी और ब्लेजिंग स्काई की टावर इनर अकेडमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेनिंग ग्राउंड जियान की वजह से बंद हो जाता है। जियान काफी खुश था कि उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। एल्डर सूचियन इस फ्लेम गैदरिंग पॉट को रब करते हुए हंसते हुए कहते हैं, हाँ अब ये चीज मेरे हाथ में आ चुकी है, तो फिर जब हेडमास्टर वापस आएंगे और मुझे इसके बारे में पूछेंगे तब मेरे पास भी पूरी एक्सप्लेनेशन तैयार होगी। आखिरकार उन्होंने फॉलन हार्ट फ्लेम को सील करने में काफी एफर्ट लगाया था। अगर उन्हें मालूम पड़ता है कि उसका इफेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो शायद तब मेरी काफी ज्यादा खराब हालत होने वाली थी। भले एल्डर सूचियन अभी तक जियान से ये कहते आए हो कि सब कुछ बिल्कुल सही है, पर अंदर ही अंदर उन्हें इस चीज के बारे में काफी ज्यादा टेंशन होती रहती थी। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ब्लेजिंग स्काई की टावर इनर अकेडमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है। वो फटाक से अपने हाथ को वेव करते हुए कहते हैं, चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो एक स्माइल के साथ कहते हैं कि मेरा पहला रीजन यहाँ पे आने का ये था जिससे मैं तुम्हारी कंडीशन को चेक कर सकूं कि आखिर तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, और मेरा दूसरा रीजन था तुम्हें हानफेंग के बारे में इन्फॉर्म करने का। जियान कहता है, हानफेंग? इस नाम को दोबारा सुन के जियान के फेस से वो स्माइल एकदम गायब हो जाती है। हम उसकी आंखों में कोल्डनेस को आते हुए देखते हैं। तब हानफेंग इनर अकेडमी के केओस का फायदा उठा के भाग गया था। ये मैटर जियान के दिमाग से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा था। आखिरकार हानफेंग फॉल ऑफ सोल में कुछ समय के लिए रहा है। शायद उसे जियान के मास्टर याओलाओ के बारे में कुछ न्यूज पता हो। भले ही वो मास्टर याओलाओ के बारे में ना भी जानता हो, तब भी जियान इस इंसान को अपने हाथ से मारना चाहता है जिसने क्रिटिकल कंडीशन में अपने मास्टर को धोखा दिया, वरना जियान अपने मास्टर को दोबारा से अपना मुंह कैसे दिखाएगा। एल्डर सूचियन कहते हैं, जब वो यहाँ से भागा था कुछ समय के लिए वो लगता है पूरी तरीके से डिसअपियर ही हो गया था। ओरिजिनली उसे ढूंढने में हमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन कुछ समय पहले शाओ गेट से हमें ये न्यूज मिली है कि ये हानफेंग डीमन फ्लेम वैली में दोबारा से अपीयर हुआ है। डीमन फ्लेम वैली का नाम सुन के जियान अपनी आंखें नैरो कर लेता है। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है, लगता है ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की डेथ का फायदा उठा के ये डीमन फ्लेम वैली को पूरी तरीके से टेक ओवर करना चाहता है। इस बात से एल्डर सूचियन भी पूरी तरीके से एग्री करते थे। वो कहते हैं हानफेंग की एम्बिशन सच में काफी बड़ी है, और क्योंकि वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में काफी टाइम से यहाँ पे है तो फिर उसका सीक्रेट नेटवर्क भी काफी ज्यादा वाइड फैला हुआ है। अगर उसे सफिशिएंट टाइम दिया जाए तो फिर वो इस एरिया के ओवरलोड बनने की कैपेबिलिटीज रखता है। खासकर उसकी एल्केमिस्ट की पोजीशन को देख के ये बात बिल्कुल पॉसिबल लगती है। इस बार हानफेंग ने चुपचाप से डीमन फ्लेम वैली को टेक ओवर कर लिया है। अगर लकीली शाओ गेट को ये न्यूज नहीं मिलती तो फिर हमें भी इस खबर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। एल्डर सूचियन की बात सुन के जियान एक हल्के से नोड करता है। अभी उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ चुकी थी। जब तक ये हानफेंग इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर रहता है तब तक जियान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो इस बेस्टर्ड को बिल्कुल कैप्चर करके रहेगा। एल्डर सूचियन कहते हैं कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। जियान अपनी फिस्ट को टाइट करके कहता है कि इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर इसे टाइम दिया गया तो फ्यूचर में हमारे लिए परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फर्स्ट एल्डर, आप फटाक से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपने पंजे से जिंदा वापस बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इसके मुंह से मुझे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। ये बात सुन के एल्डर सूचियन भी एक स्माइल के साथ नोड कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साइड की स्ट्रेंथ की वजह से हम ये कर भी सकते हैं, तो फिर हम एक्शन कब लें। ये बात सुन के जियान बस एक इशारा करता है। फटाक से हैवी ज़ोरॉन रूलर उसके हाथ में आ चुकी थी, जिसे वो पूरी ताकत से जमीन में इंसर्ट कर देता है। जियान एक डेंस आवाज में कहता है कि नाउ। जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले थे हम उसके दोनों कंधों को थोड़ा सा ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। तुरंत ही दो काफी ब्यूटीफुल जेड विंग्स उसके कंधे पे अपीयर होते हैं। जैसे ही वो इन जेड बोन विंग्स को फ्लैप करता है हमें आसपास से एक थंडर रोर सुनाई देता है, जो कि इस मैग्मा वर्ल्ड में काफी समय तक गूंजता रहा था। वहीं पे जियान का फिगर एकदम ब्लरी हो गया था, क्योंकि वो काफी स्पीड से ऊपर होल की तरफ आगे बढ़ चुका है। जियान की बॉडी से स्किलिंग इंटेंट को रिलीज होते हुए देख एल्डर सूचियन भी अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा सहलाते हैं। वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि हानफेंग, मुझे तुम पे तरस आ रहा है। शुरुआत में तो तुम ब्लैक रीजन में काफी बड़ी अथॉरिटी को रखते थे, तुम्हारे लिए बुरी किस्मत की बात है कि तुम जियान से मिले। लगता है इस बार याओ जुंजे की आंखें काफी ज्यादा शार्प थी, जिससे वो अपने लिए इस तरीके के डिसाइपल को चुन पाए। अभी एल्डर सूचियन काफी ग्लोटिंग नजरों से स्माइल कर रहे थे, जिसके तुरंत ही बाद वो भी जियान को फॉलो करने लगते हैं। लगता है इस बार एक टीचर के दो डिसाइपल के बीच में जो ये फाइट होने वाली है उसका डेफिनेटली एक सोल्यूशन निकलेगा ही। साथ ही में हम भी अपने इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। साथ ही में उनमें आपके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजेस भी वेट कर रहे हैं। खैर, ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आज के दिन में इसके 3500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आज ही आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल हो जाएगा। अब चलो थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाए। सीन कुछ ऐसा है कि हर एक एपिसोड में फाइट नहीं हो सकती। कुछ एपिसोड्स एक्साइटिंग तो कुछ एपिसोड्स थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं। अब वेल तुम्हें इतना ब्लेम करना ही है तो फिर राइटर को ब्लेम करो, क्योंकि तुम्हारा भाई तो एकदम पूरा एफर्ट डालता है एपिसोड्स को इंटरेस्टिंग बनाने में। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। अगर स्टोरी में थोड़े से डल मूवमेंट नहीं होंगे तो फिर एक्सट्रीम फाइटिंग सीन्स में कैसे मजा आएगा। इन शॉर्ट, जल्दी ना मचाओ, स्टोरी को एंजॉय करो। अब ये तो रहा मेरी तरफ से मैसेज। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। देखो, मेरा क्या
शायद जो ओवरऑल लोगों को लगता है मैं वैसा करता हूँ। और हाँ, मार्शल यूनिवर्स के मैं सिर्फ एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा, ना कि नोवेल को, क्योंकि अभी हमारे BTTH को खत्म होने में काफी टाइम लगने वाला है, जिसके बाद हम एक और मजेदार स्टोरी को शुरू करेंगे जो कि BTTH से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। खैर, अगर इससे पिछले वाले एपिसोड को तुमने नहीं देखा है तो फिर लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, और राइट साइड में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। सो डू चेक दैट आउट, और मिलते हैं वीडियो को इस बार, तब तक के लिए सायोनारा।